नमस्कार दोस्तों। बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। उस चैप्टर नंबर 2 को अपन कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एनर्जी कंसिडरेशन इन रिएक्शंस। तो रिएक्शंस के अंदर एनर्जी किस प्रकार से चेंज होती है, किस प्रकार से बढ़ती है, किस प्रकार से घटती है। तो जो एनर्जी का कंसिडरेशन है वो अपन दो प्रकार से करते हैं, एक काइनेटिक्स के आधार पर और एक एंथैल्पी के आधार पर। तो जो काइनेटिक्स के आधार पर अपन एनर्जी देखते हैं उसमें ये देखते हैं कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए। अगर एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज़्यादा होता है, और जब एक्टिवेशन एनर्जी का मान ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। अर्थात जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ध्यान रहे, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। यानी टेम्परेचर अपन कम ज़्यादा करें तो ये सोचेंगे भाई एक्टिवेशन एनर्जी कम ज़्यादा हो जाएगी, नहीं। यानी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहती है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं? रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ध्यान रहे, एक्टिवेशन एनर्जी का मान जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम होगा। तो ये अपने पास गति का आधार है, किसका? एनर्जी कंसीडरेशन का। इसी तरह से आपने अभिक्रिया कोटि के बारे में पढ़ा होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा। तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? किसी भी रिएक्शन के रेट लॉ में दर्शाई गई रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के पावर्स का सम उस अभिक्रिया का अभिक्रिया कोटि कहलाती है। जैसे मान लीजिए किसी अभिक्रिया के लिए ये रेट लॉ है अपने पास, तो इस रेट लॉ में जो रिएक्टेंट A है उसकी कंसंट्रेशन की पावर X है, इसी तरह से रिएक्टेंट B है उसकी कंसंट्रेशन की पावर Y है। तो हम इन दोनों का सम ले लेंगे, यही क्या होगा अपने पास? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान 0, फ्रैक्शनल या 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। अब अपन बात करते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में अपन देखें तो सबसे पहले उसमें देखना पड़ेगा कि एंथैल्पी चेंज कैसा है रिएक्शन में। यदि किसी भी रिएक्शन में अपने पास एंथैल्पी चेंज नेगेटिव आ रहा है तो याद रखना जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो प्रोडक्ट की एनर्जी से क्या रहेगी? ज्यादा। तो ऐसी स्थिति में अपने पास क्या आ जाएगा? ये जो एनर्जी गैप है जिससे अपन डेल्टा एच कहते हैं, इसका मान हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव। लेकिन कुछ रिएक्शंस में ये स्थिति क्या बन जाएगी अपने पास? इस तरीके से भी हो जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो उसमें ये जो एनर्जी गैप आएगा डेल्टा एच का मान आएगा, ये क्या आएगा? पॉजिटिव। तो याद रखना जिन केमिकल रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच का मान पॉजिटिव आता है उन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, और जिन केमिकल रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच का मान नेगेटिव आता है उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब जिन रिएक्शंस में हीट लिबरेट होती है। अब दैनिक जीवन में अपन देखते हैं कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें हीट लिबरेट होती है। जैसे घर में हम सफेदी वगैरह करते हैं तो आपने देखा होगा जो चूने का पत्थर है उसको जब अपन पानी में डालते हैं तो उस पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसका मतलब वो क्या हो गई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन जब हम घर के अंदर शिकंजी बनाते हैं और पानी के अंदर आपने मान लो नमक डाला है अथवा चीनी डाली है तो पानी के टेम्परेचर में थोड़ी सी कमी आती है। इसका मतलब चीनी का घुलना या नमक का पानी में घुलना, ये दोनों ही एंडोथर्मिक प्रोसेस के एग्जाम्पल है। अब किस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा और किस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा, इसके लिए दो थ्योरी दी गई है। एक है कोलिजन थ्योरी और दूसरी अपने पास ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी आएगी। तो जो कोलिजन थ्योरी है वो बेसिकली क्या कहती है? वो ये कहती है कि अपने पास जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या जितनी ज्यादा होगी तो उनके आपस में टकराने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। अर्थात जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो कंसंट्रेशन के क्या होगी? प्रोपोर्शनल। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी अर्थात टक्करों की संख्या जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन इसमें भी एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी अपने को,
जो टक्करें होती हैं वो हमेशा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती हैं। टक्करों का एक छोटा सा अंश यानी 10 की घात लगभग 15 जो टक्करें होती हैं उनमें से कोई एक टक्कर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और याद रखनी पड़ेगी कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए। दूसरी बात, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में टक्करें होती हैं उनमें प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं और आपने घास तोड़ करके मुंह की तरफ ले जा रहे हैं, अगर वो मुंह से थोड़ा सा भी ऊपर चला गया या थोड़ा सा भी नीचे आ गया, इसका मतलब उस घास की डायरेक्शन क्या नहीं है, प्रॉपर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अपन खाना नहीं खा पाएंगे। तो ऐसे ही केमिकल रिएक्शंस में होता है कि दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में आकर के टकराते हैं, तब ही केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ती है। लेकिन ध्यान रखना, प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ साथ उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर ऊर्जा या उससे थोड़ी ज्यादा ऊर्जा होनी चाहिए। जो टक्कर सिद्धांत है उसकी एक मैथमेटिकल इक्वेशन दे रखी है सिंपल सी, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल कर रखा है, एक तो प्रति cm³ में टक्करों की संख्या, जिसको अपन ने n से शो किया है यहां पर, एक टक्कर मारने वाले अणुओं का अभिविन्यास जिसको अपन ने p से शो किया है, ये एक्सपोनेंशियल माइनस EA है ये, जिसको अपन सिंपली क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ये गैस कांस्टेंट है और T ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। जब भी कैपिटल T है इसका मतलब जो नॉर्मल डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है उसमें 273 ऐड कर देना है, और जब स्मॉल t कहीं पे भी आ रहा हो तो नॉर्मल जो डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है वही लिखना है, यानी उसमें 273 ऐड अपने को नहीं करने हैं। जो दूसरा सिद्धांत है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस प्रकार से बढ़ता है वो है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि अपने पास जो ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या होती है। तो ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स के बीच की एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें न तो पूर्णतः बॉन्ड टूटे हुए होते हैं न ही पूर्णतः बॉन्ड बने हुए होते हैं, यानी पार्शियल स्टेज में रहते हैं वो बॉन्ड्स, तो वो स्टेट कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट। ध्यान रहे जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स दोनों से ही ज्यादा होती है और ये हमेशा अस्थायी होती है। और हम किसी भी केमिकल मेथड के द्वारा जो ट्रांजिशन स्टेट है उसे आइसोलेट नहीं कर सकते, लेकिन यदि कहीं पर इंटरमीडिएट है उसे हम आइसोलेट कर सकते हैं। जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है उसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो है डेल्टा G स्टार इक्वल्स टू डेल्टा H स्टार माइनस T डेल्टा S। ये अपने पास है फ्री एनर्जी चेंज है, स्टार लगते ही समझ जाना ये ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहा है। तो ट्रांजिशन स्टेट में फ्री एनर्जी चेंज, ये ट्रांजिशन स्टेट की एंथैल्पी चेंज, ये ट्रांजिशन स्टेट की एंट्रोपी चेंज। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए ये जरूरी होता है कि उसके डेल्टा G स्टार का मान कम से कम होना चाहिए, और नेगेटिव में जितना ज्यादा होगा उस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान भी उतना ही ज्यादा होगा, अर्थात उस रिएक्शन के रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। ये डायग्राम अभी अपन थोड़ी देर पहले देख चुके हैं। यहां पर ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं और उस साइड में अपने पास है ये प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखो यहां प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी रिएक्टेंट की बजाय, तो याद रखना ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H का मान क्या आएगा अपने पास, नेगेटिव। अगर यही लाइन ऊपर आ जाती यहां पर, यहां से चलने के बाद यही हो जाती तो ये कैसी हो जाती है अपने पास, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है, उसके लिए डेल्टा H का मान क्या आता है अपने पास, पॉजिटिव आता। तो ये दोनों थ्योरीज के द्वारा अपन केमिकल रिएक्शंस में किस प्रकार से रेट चेंज होता है उसके द्वारा समझा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।